करियर इन्फिनिटी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप सो आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। और माई सेल्फ इज़ अविनाश शर्मा। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ जेनेटिक्स। इसमें बहुत सारी चीज़ों को हमने पिछले कई टर्म में क्लियर किया है और आज बच्चों मैं आपको क्लियर कराऊंगा कि डीएनए इज़ ए जेनेटिक मटेरियल। जैसा कि आप जानते हो, मेंडल को खुद भी नहीं पता था कि जो फैक्टर टर्म है वो जीन था या फिर वो क्रोमोसोम के लिए यूज़ किया जा रहा था। बस उन्होंने फैक्टर वर्ड यूज़ किया था। तो वो फैक्टर जो था वो क्या था वो बाद में पता चला। ठीक है, इसी तरह से उन्होंने जीन जो फैक्टर था उसका फिजिकल प्रूफ भी नहीं दे पाए थे। ठीक है, तो ये बहुत समय बाद क्लियर हो पाया कि डीएनए इज़ ए जेनेटिक मटेरियल। ठीक है बच्चों, उसके पहले हम लोग अपना डेली का रूटीन वाला काम कर लेते हैं। ज्ञान, जिसमें ज्ञान की लालसा है उसमें हर चीज़ ज्ञानवर्धक नज़र आती है। मतलब जिसमें ज्ञान की लालसा यानी कि जब आपके अंदर उत्साह है कुछ जानने का, तो आप लाइफ में हमेशा उसको जानने की कोशिश करेंगे और लाइफ में आप आगे बढ़ोगे। ठीक है बच्चों, तो हमेशा लगे रहिए, काम करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बच्चों, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि डीएनए इज़ जेनेटिक मटेरियल। तो डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, ये प्रूफ करने की कोशिश करी जा रही है। बच्चों, हम जानते हैं कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है आज की डेट पे, लेकिन पहले हमें नहीं पता था। ये एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर बच्चों न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है जो कि 2 प्रकार का होता है, डीएनए और आरएनए, डीऑक्सी एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसके अंदर बच्चों फ्रेडरिक मिक्सचर ने इस न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लिन नाम दिया था। न्यूक्लिन क्यों बोला था? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर पाया जा रहा है, इसलिए न्यूक्लिन। न्यूक्लियस के अंदर, इन मतलब अंदर। बच्चों, एट द सेम टाइम जो मेंडल थे उन्होंने, फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं, उन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस ये दिया था। और ये दोनों काम एक साथ ही हुए थे बच्चों। उसके बाद बच्चों हमें काफ़ी समय तक ये पता ही नहीं चला कि डीएनए इज़ जेनेटिक मटेरियल। काफ़ी कन्फ्यूज़न था। कुछ लोग मानते थे प्रोटीन इज़ ए जेनेटिक मटेरियल, कुछ आरएनए। तो इसलिए कन्फ्यूज़न था कि डीएनए इज़ ए जेनेटिक मटेरियल। तो ये प्रूफ नहीं हो पाया था, उस समय पता ही नहीं था। मेंडल को भी पता नहीं था और बाकी साइंटिस्ट को भी पता नहीं था। ठीक है, आपको अच्छे से पता है। और ये दोनों काम सेम टाइम पे हुए थे और उस समय तक हमें ये नहीं पता था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। क्लियर है बच्चों? तो यही पता करने की कोशिश की जा रही थी। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, बहुत सारे एफर्ट्स किए। ठीक है, और बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस थी, बहुत टाइम टेकिंग। बच्चों, आप जानते हो कि सटन एंड मॉर्गन, इन लोगों ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी थी, आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है बच्चों, तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, तो बच्चों उसमें ये बताया गया था कि जो सेल होती है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है? क्रोमोसोम। तो हर सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है और ये जो क्रोमोसोम होता है ये होता है जेनेटिकल व्हीकल। ठीक है, जो आनुवंशिक करैक्टर को ले जाता है। अब बच्चों, इस समय तक क्या हुआ था, अभी हमें इस समय भी डीएनए की खोज का कुछ मतलब डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल पता नहीं था। सन 1926 में हमें ये इच्छा जाहिर हुई कि क्यों ना हम जेनेटिक्स को मॉलिकुलर लेवल तक स्टडी करें। इनहेरिटेंस को मॉलिकुलर लेवल पर स्टडी किया हम लोगों ने, मॉलिकुलर लेवल पर स्टडी करना चालू किया। ठीक है बच्चों, तो मॉलिकुलर लेवल पर हम लोगों ने स्टडी करना चालू किया। तो हम लोग को ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। तो
तो मॉलिकुलर लेवल का मतलब जैसे हमें लगता था प्रोटीन हो सकता है, या फिर मान लो कि न्यूक्लिक एसिड हो सकता है। न्यूक्लिक एसिड में भी आप जानते हो डीएनए और आरएनए दोनों आते हैं, ठीक है। तो ये पता करना था प्रोटीन होता है कि डीएनए होता है कि आरएनए होता है, ये हम लोगों को पता करना था, ठीक है। तो आज की डेट पे अब हमें पता है कि डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल, पहले हमें नहीं पता था, तो काफ़ी टाइम लग गया, काफ़ी टाइम लगेगा। आगे आगे देखते हैं बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से पॉइंट नंबर 1 हम देखेंगे, पॉइंट नंबर 2 देखेंगे और पॉइंट नंबर 3 देखेंगे। 3 पार्ट में हमने क्लासीफाई कर लिया। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट था बच्चों ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। ठीक है बच्चों, और ये ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट जो किया था ग्रिफिथ ने किया था 1928 में। और फिर देखो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, और यहाँ पर क्या, ही वॉज अनेबल टू प्रूव दैट what is the biochemical nature of genetic material। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ पता ही नहीं थी कि जो जेनेटिक मटेरियल है यानी कि डीएनए, वो किस चीज़, वो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है कि आरएनए है कि प्रोटीन है, ये नहीं पता था। अब सेकंड है एवरी मैककार्टी एंड मैक्लिओड। बच्चों इन लोगों ने 1944 में एक्सपेरिमेंट किया, और इन्होंने बायोकेमिकल नेचर जो नहीं बता पाए थे वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को इन्होंने प्रोसीड कराया, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट को इन्होंने प्रोसीड कराया and proved biochemical nature of जेनेटिक मटेरियल की, डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल, ये प्रूफ हो गया। लेकिन फिर भी सारे साइंटिस्ट कन्विंस नहीं थे, जो ऊपर लिखा है कि यहाँ पे बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, ये प्रूफ नहीं कर पाए थे ग्रिफिथ, लेकिन इन्होंने बायोकेमिकल नेचर को प्रूफ कर दिया और बताया कि बायोकेमिकल नेचर है डीएनए, डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल, लेकिन सारे साइंटिस्ट कन्विंस नहीं थे। अब आगे देखते हैं तीसरा वाला जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, ये हर्से और चेस ने दिया था बच्चों, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल है और ये अनइक्विवोकल था, हर्से एंड चेस। और ये बच्चों कब किया गया, 1952। और बच्चों ये अनइक्विवोकल एक्सपेरिमेंट था, और इस एक्सपेरिमेंट में बच्चों T2 बैक्टीरियोफेज का उपयोग किया गया था। और ट्रांसफॉर्मेशन एक वर्ड आएगा है, ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं इसको। क्या होता है आगे मैं आपको बताऊंगा। और T2 बैक्टीरियोफेज एंड यूज्ड रेडियो आइसोटोप्स, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये पता चल गया कि पहला वाला एक्सपेरिमेंट 1928 में बोला था, लिखा गलत था, तो 1928 में किया गया और इसमें बायोकेमिकल नेचर प्रूफ नहीं हो पाया था। फिर बच्चों सेकंड वाला जो एक्सपेरिमेंट किया गया वो एवरी मैककार्टी मैक्लिओड ने किया था, उसमें बायोकेमिकल नेचर को प्रूव कर लिया था, लेकिन सारे साइंटिस्ट कन्विंस नहीं थे, इसीलिए ये भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया, ठीक है बच्चों। अब फाइनली क्या हुआ, थर्ड वाला जो एक्सपेरिमेंट आएगा उसमें हम लोग क्या देखेंगे। थर्ड वाले एक्सपेरिमेंट में हर्से एंड चेज ने 1952 में दिया, और अनइक्विवोकल है मतलब बेजोड़। इसमें क्या किया गया, इसमें ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, और इसमें बैक्टीरियोफेज का उपयोग किया गया और रेडियो आइसोटोप्स का उपयोग किया गया बच्चों। आगे हम लोग डिटेल में देखेंगे इसको, ठीक
ठीक है बच्चों, तो डिटेल में आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्लियर? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आइए, यहाँ आप देख रहे हो बच्चों पहला एक्सपेरिमेंट, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट इन्होंने बच्चों, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, ग्रिफिथ तो साइंटिस्ट का ही नाम है, ठीक है बच्चों, पूरा नाम था फ्रेडरिक ग्रिफिथ। अब देखिए इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट किया। बच्चों ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन मतलब फिजिकल फॉर्म में होने वाला परिवर्तन। किसी भी ऑर्गेनिज्म के फिजिकल फॉर्म में जो परिवर्तन हो जाएगा तो उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, और ऐसा बैक्टीरिया में होता है अक्सर। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि एक एस कॉलोनी होती है, एस कॉलोनी या एस फॉर्म, स्मूथ कॉलोनी भी बोलते हैं बच्चों, और एक और कॉलोनी होती है जो आप आगे पढ़ोगे, तो ये आर जो फॉर्म होता है रफ वाला, वो स्मूथ में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, यानी बदल जाता है, यानी आर का फिजिकल फॉर्म एस के फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसी एक्सपेरिमेंट को बच्चों क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। आर विल कन्वर्ट इनटू एस, आर विल कन्वर्ट इनटू एस। ठीक है बच्चों, ये आर जो होता है रफ कॉलोनी होता है, इसके चारों तरफ कोई कैप्सूल नहीं पाया जाता, जबकि स्मूथ में जो होता है वो एक रफ कैप्सूल पाया जाता है जो म्यूकोपॉलीसेक्राइड का बना होता है, म्यूकोपॉलीसेक्राइड का बना होता है। ठीक है बच्चों, इसीलिए स्मूथ दिखाई पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो ये समझ में आ गया है। और ईयर कब था बच्चों? ईयर था 1928, अभी बताया था आपको कुछ देर पहले। एक्सपेरिमेंटल मटेरियल मतलब जिस पर इन्होंने काम किया था वो क्या था बच्चों? बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया क्या था? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। इससे क्या कॉज होता है बच्चों? निमोनिया। ठीक है, कॉजेज निमोनिया, आप जानते होंगे ये एक तरह का रेस्पिरेटरी डिजीज है, निमोनिया। ठीक है, और इसके बच्चों 2 स्ट्रेन लिए थे और एक माइस पर इसको उपयोग किया था, और माइस में या इसको उपयोग करके उसका ऑब्जर्वेशन किया, और इन्होंने बच्चों माइस को देखा कि किल हो रहा है कि डेड है कि लाइव है, उसके आधार पे निष्कर्ष निकाला कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है क्या। और इन्होंने जो 2 स्ट्रेन उपयोग किए थे, 2 स्ट्रेन्स, एक का नाम था बच्चों S3 और एक का नाम है R2। S3 क्या है? देखो स्मूथ कॉलोनी होती है, स्मूथ, ठीक है, स्मूथ कॉलोनी होती है। क्लियर बच्चों? और इसके ये मान लो कि ये पूरा रेड वाला हिस्सा ये बैक्टीरिया और चारों तरफ म्यूकोपॉलीसेक्राइड की कोट है, और ये बहुत शाइनी होती है। ठीक है, और इसमें म्यूकोपॉलीसेक्राइड कोट प्रेजेंट है। यहाँ देखो आप R2 में, ये देखिए यहाँ पे कोई कोट नहीं प्रेजेंट है, इसीलिए रफ दिखाई पड़ती है। ठीक है बच्चों, क्लियर समझ आ गया? और ये सेकंड स्टेन का नाम है, यहाँ थर्ड स्टेन का नाम है बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर यहाँ पर देखते हैं ये कैप्सुलेटेड है बच्चों, और इसमें म्यूकोपॉलीसेक्राइड की कोट पाई जाती है, मैंने आपको बताया। और ये नॉन कैप्सुलेटेड है, जस्ट अपोजिट है बच्चों। ठीक है, और ये देखिए इसमें कैप्सूल है, उसमें नहीं था। ये साइनी कॉलोनी है बच्चों, क्योंकि म्यूकोपॉलीसेक्राइड म्यूकस चिपचिपा होता है, चमकदार होता है, इसलिए साइनी कॉलोनी कहलाती है बच्चों। ये डल होती है क्योंकि इसमें कैप्सूल या म्यूकोपॉलीसेक्राइड कोट नहीं होती, और ये पैथोजेनिक है बच्चों, S3। ठीक है, निमोनिया कॉज करेंगे। जबकि देखो आप R2 देख लो, और ये वायरुलेंट होते हैं, और R2 देखिए नॉन पैथोजेनिक होते हैं बच्चों, और नॉन वायरुलेंट होते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। हम लोग इसको 4 भागों में क्लासीफाई कर लेते हैं, जैसा एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एस स्टेन बच्चों है, उसको माइस को जब इंजेक्ट करेंगे, देखिए माइस को जब हमने इंजेक्ट किया तो माइस की डेथ हो गई, क्योंकि वायरुलेंट था, निमोनिया कॉज हो गया होगा बच्चों। ठीक है, और फिर उसकी डेथ हो जाएगी। क्लियर? फिर आगे आप देखोगे जो R स्टेन होता है उसको जब माइस में इंजेक्ट किया गया तो वो नहीं मरा, क्योंकि नॉन वायरुलेंट था, निमोनिया कॉज नहीं करेगा। थर्ड वाले में देखिए एस स्टेन को हीट किल कर दिया, और बच्चों हीट किल करने का मतलब है कि वो एस वाला बैक्टीरिया जो है वो मर गया, बैक्टीरिया मर गया। ठीक है, और जब हमने इसको माइस के अंदर इंजेक्ट किया, ठीक है, जब इसको माइस के अंदर इंजेक्ट किया तो क्या होगा? माइस लिविंग रहेगा, माइस लिविंग रहेगा, लाइव रहेगा। ठीक है, क्लियर? क्योंकि एस को हमने हीट किल कर दिया था। एक चौथा केस बच्चों, एस हीट किल ले लिया और आर लाइव ले लिया। ठीक है, अब क्या हुआ? अब जब इसके बाद क्या किया गया, जब हमने इसको इंजेक्ट किया, आर लाइव है, और जब माइस में इंजेक्ट किया तो माइस की क्या हो गई? डेथ। ये थर्ड केस और फोर्थ केस इंपॉर्टेंट है। थर्ड केस फोर्थ केस लिंक है। पहले वाले में देखो एस स्टेन हीट किल किया तो लाइव था, अब आर ले लिया है तो वो मर गया है। अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे देखो आप लाइव है, और जो फोर्थ केस होता है उसमें क्या है? एस स्टेन हीट किल लिया है और आर लाइव था तो भी बैक्टीरिया मर गया, तो बड़ा कन्फ्यूजन हो गया। लेकिन इसी चीज़ को, इसी कड़ियों को जोड़ करके इनको सब कुछ क्लियर हो गया कि जब माइस में डाला गया चौथे केस में तो उसकी डेथ क्यों हो जा रही है? बिकॉज फिजिकल फॉर्म में चेंज आ रहा है, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन।
ट्रांसफॉर्मेशन में बच्चों एक फिजिकल फॉर्म दूसरे फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी आर विल कन्वर्ट इनटू एस, यानी नॉन वायरुलेंट वाला जो था, यानी कि जो नॉन कैप्सुलेटेड था वो चेंज होकर के कैप्सुलेटेड में कन्वर्ट हो गया है, और यहाँ पे चारों तरफ म्यूकोपॉलीसेकेराइड की कोट कॉज हो जाएगी, बन जाएगी, और ये बच्चों ये पैथोजेनिक होता है, निमोनिया कॉज करेगा, इसी वजह से डेथ हो गई थी। इस फिनोमिना को ट्रांसफॉर्मेशन कहते थे, ठीक है। और ट्रांसफॉर्मेशन से ये प्रूव हुआ कि ट्रांसफॉर्मेशन इज ड्यू टू द जेनेटिक मटेरियल, ट्रांसफॉर्मेशन जेनेटिक मटेरियल की वजह से होता था, ठीक है। लेकिन बच्चों ये तो प्रूफ नहीं हो पाया ना कि जेनेटिक मटेरियल का क्या नेचर है, जेनेटिक मटेरियल का जो बायोकेमिकल नेचर है वो कहाँ प्रूफ हुआ, बायोकेमिकल नेचर प्रूफ नहीं हो पाया। तो बच्चों जब बायोकेमिकल नहीं प्रूफ हो पाया, लेकिन ये तो प्रूफ हो गया कि ट्रांसफॉर्मेशन इज ड्यू टू जेनेटिक मटेरियल, लेकिन अभी भी बायोकेमिकल नेचर की मतलब ये प्रोटीन है कि डीएनए है कि आरएनए है, ये पता ही नहीं चला कि ये प्रोटीन है कि आरएनए कि डीएनए है, ये नहीं पता चल पाया। आरएनए डीएनए या प्रोटीन के बारे में हमको आइडिया नहीं लग पाया है बच्चों, ठीक है। इसी बात को आगे चल के साबित किया था किसने, वो 3 साइंटिस्ट ने, एवरी मैकलियोड और मैककार्टी, ठीक है, एवरी मैकलियोड और मैककार्टी, ठीक है बच्चों। आगे हम लोग देखते हैं, आइए एनसीईआरटी से पढ़ते हैं। एनसीईआरटी में क्या लिखा है, द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, इवन दो द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लिन बाय द मिक्सचर एंड द प्रपोर्शन फॉर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस बाय मेंडल वर ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम, ठीक है। यानी कि दोनों बातें मैंने बताई थी आपको कि मिक्सचर ने न्यूक्लिन नाम दिया था और मेंडल ने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस दिया था, ये लगभग एक ही समय पे हुआ था, ठीक है। बट दैट द डीएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल टुक लॉन्ग टाइम टू डिस्कवर्ड एंड प्रूवन, मतलब ये जो जेनेटिक मटेरियल था डीएनए का, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, ये प्रूव करने में काफ़ी लंबा समय लगे। 1926 में, ठीक है, हमने जेनेटिक्स इनहेरिटेंस को मॉलिकुलर लेवल तक समझने की कोशिश की, ठीक है। और जब हम लोगों ने मॉलिकुलर लेवल तक समझने की कोशिश की, वही याद करो प्रोटीन या डीएनए आरएनए, ठीक है, इसके बारे में हमें समझ में आना चालू हुआ, तो हमें ये कन्फ्यूज़न दूर करने की ज़रूरत पड़ी कि डीएनए की इस जेनेटिक मटेरियल या कोई और प्रीवियस डिस्कवरीज जो मेंडल ने की थी या सटन ने की या थॉमस हंट मॉर्गन यानी टी एच मॉर्गन ने की, उन्होंने क्या देखा, या अदर साइंटिस्ट ने की, उन्होंने क्या देखा कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो लोकेटेड होते इन द न्यूक्लियस ऑफ मोस्ट ऑफ द सेल, बट द क्वेश्चन ऑफ व्हाट मॉलिक्यूल इज एक्चुअली द जेनेटिक मटेरियल हैज़ नॉट बीन आंसर, यानी ये क्वेश्चन है कि जेनेटिक मटेरियल कौन है पता नहीं चला। अब आइए देखते बच्चों एनसीईआरटी में ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है बच्चों, 1928 में दिया गया था, अभी आपको बताया था, फ्रेडरिक गिफिथ ने दिया था। सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट विद द स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, बच्चों आप जानते हो कि बैक्टीरिया ये ऐसा है जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, निमोनिया के लिए, ठीक है बच्चों। और आपने बताया, आपको बताया था एस और आर फॉर्म थे, स्मूथ कॉलोनी और रफ कॉलोनी, स्मूथ जो था निमोनिया कॉज करता था, ठीक है। और बच्चों यहाँ पर आपने बहुत अच्छा सा एक प्रयोग देखा, ट्रांसफॉर्मेशन इन बैक्टीरिया। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट द लिविंग ऑर्गेनिज्म, कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म लिया था बच्चों, बैक्टीरिया लिया था यहाँ पे, और उसके फिजिकल फॉर्म में चेंज हो गया था। बताया था आपको कि फिजिकल फॉर्म में चेंज होने को ही बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। जब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी यानी निमोनिया को बैक्टीरिया को जब उन्होंने ग्रो कराया कल्चर प्लेट पर, तो फिर क्या हुआ, कुछ कॉलोनी ऐसी थी जो स्मूथ थी जिनको एस नाम दिया था, जबकि कुछ अदर जो थी वो रफ कॉलोनीज थी। दिस इज बिकॉज, ये जो आपको पता ही है एस और एस मतलब स्मूथ था और आर मतलब रफ होता है, मैं बता चुका हूँ आपको। दिस इज बिकॉज द एस स्ट्रेन बैक्टीरिया हैव ए म्यूकस यानी पॉलीसेकेराइड कोट, वाइल आर स्ट्रेन डज नॉट, लेकिन आर में ऐसा नहीं था, ठीक है। म्यूको पॉलीसेकेराइड कोट बताया था ना आपको बच्चों, और यही वायरुलेंट नेचर कॉज करता है, जबकि जो आर स्ट्रेन होता है वो वायरुलेंसी कॉज नहीं करता है, ठीक है। ये रफ कॉलोनीज होती है, इसके चारों तरफ कोई कोट नहीं था। माइस में अगर एस स्ट्रेन डाला जाएगा तो वायरुलेंट है बच्चों, तो मर जाएगा, किसके कारण, निमोनिया के कारण, ठीक है। आपको पता होगा कि माइस मर जाता था, याद करिए, अभी बताया था मैंने आपको, ठीक है ना। लेकिन जब माइस को इन्फेक्ट कराएंगे विद आर स्ट्रेन तो उसको निमोनिया नहीं होगा, ठीक है बच्चों। आइए देखते हैं, आइए अब हम लोग देखते हैं फिगर से, ठीक है बच्चों। ये देखिए, ये एस वाला है पहला,
स्मूथ स्ट्रेन है, ठीक है, स्मूथ स्ट्रेन वायरुलेंट है बच्चों। और ये जो है ना, इसको हम लोग ने एस नाम दिया था। और ये देखिए, ये इसके चारों तरफ कोट है, ठीक है, और इसके चारों तरफ ये देखिए कोट है येलो कलर की, और ये कोट इसमें प्रेजेंट है, ठीक है बच्चों। और यही वायरुलेंट होती है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड की होती है। जब हमने इसको इंजेक्ट किया माइस के अंदर, तो बच्चों क्या हुआ, देखिए इंजेक्ट करने के बाद माइस की डेथ हो गई, माइस मर गया ना, क्योंकि वायरुलेंसी, उसको निमोनिया हो गया। सेकेंड केस में देखिए बच्चों, आर स्ट्रेन यानी रफ स्ट्रेन की बात कर रहे हैं, ये नॉन वायरुलेंट है और ये वायरुलेंट था, आपको पता है। और इसके चारों तरफ देखो कोई कोट नहीं है, कोई म्यूकोपॉलीसेकेराइड कोट नहीं। जब हमने इसको इंजेक्ट किया ना माइस के अंदर, तो देखो बच्चों, माइस के अंदर जैसे इंजेक्ट किया तो क्या हो जाएगा, जो माइस था वो जिंदा रहेगा, क्योंकि इससे निमोनिया कॉज नहीं होता। अब थर्ड केस में देखो बच्चों, हीट किल्ड हम लोग ने स्मूथ स्ट्रेन ले लिया, और ये देखो हीट किल हो गया है, इसको अलग कलर से शो कर दिया गया, पिंक कलर से। जब इसके बाद इसको इंजेक्ट करेंगे तो माइस जिंदा रहेगा, क्योंकि हीट किल करने से कोट खत्म हो गया था। अब हमने क्या किया, हीट स्ट्रेन को, वो हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन लिया और आर स्ट्रेन को लाइव लिया, ठीक है बच्चों। ऐसा करने से क्या हुआ, जब हमने इसको इंजेक्ट किया, अब जब हम लोग ने इंजेक्ट किया तो आर जो है वो चेंज हो जाता है किसमें, एस में। आर जो है वो एस में चेंज हो जाता है। यहीं पर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया था, यहीं पर ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल काम आया था, यहीं पर माइस की डेथ हो गई थी, क्योंकि आर वाली जो लाइफ कॉलोनी थी, इट विल कन्वर्ट इनटू एस फॉर्म, ठीक है, एस फॉर्म, इसी वजह से डेथ हो गई थी। इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग ने क्या बोला था बच्चों, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, बिकॉज आर विल कन्वर्ट इनटू एस, बिकॉज आर विल कन्वर्ट इनटू एस, ठीक है बच्चों। आगे अब देखिए एनसीईआरटी क्या कहती है। पहला केस याद करिए, एस स्ट्रेन को हमने यहाँ लिया और इंजेक्ट कर दिया माइस में, माइस की डेथ हो गई, ठीक है बच्चों। देखा था ना पहला केस, ये देखिए पहला केस है यहाँ पर, ये पहला केस मान लीजिए, और इसमें देखिए एस को डाला था, माइस की डेथ हो गई थी, ठीक है, क्योंकि निमोनिया हो गया। सेकेंड केस में देखिए बच्चों, आर स्ट्रेन लिया गया और माइस को इंजेक्ट कर दिया गया, माइस लाइव है। आइए फिर से देखते हैं, ये देखिए सेकंड केस, ये सेकंड केस है, देखिए माइस क्या है, देखिए जिंदा है कि नहीं है इंजेक्ट करने के बाद, तो देखिए आप ये जिंदा है, लाइव है। फिर चलिए बच्चों, ग्रिफिथ ने क्या बताया, ग्रिफिथ ने बताया कि बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जिसको हीट किल किया गया था, ठीक है, जब वो डाला गया तो उसके बाद क्या हुआ, हीट किल एस स्ट्रेन बैक्टीरिया इंजेक्ट, तो माइस की डेथ नहीं हुई, माइस नहीं मरा, ठीक है। क्यों नहीं मरा, क्योंकि आपको पता है कि उसका जो वो था, बाकी पॉलीसेकेराइड को नष्ट हो गई। देखिए बच्चों, ये थर्ड केस, एस स्ट्रेन को हीट किल किया गया और माइस में इंजेक्ट किया गया, तो माइस लाइव रहा, तो माइस लाइव रहेगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए फोर्थ केस, एस स्ट्रेन, ठीक है, व्हेन एस स्ट्रेन, ये थर्ड केस दिखा दिया आपको, इसमें देखो हीट किल ये लिया और माइस लाइव है। अब बच्चों फोर्थ केस में क्या होगा, फोर्थ केस में हम लोग ने इस एस स्ट्रेन वाला हीट किल किया और आर वाला लाइव ले लिया। अब हम लोग ने माइस में डाल दिया और ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। मैंने आपको बताया भी था कि ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, मतलब फिजिकल फॉर्म में चेंज हो जाता है। आर विल कन्वर्ट इनटू एस, और एस की वजह से निमोनिया हो गया, मर गया ये। तो देखो बच्चों, एस हमने लिया हीट किल्ड और आर लिया लाइव और इंजेक्ट किया माइस में, माइस की डेथ हो गई। माइस की डेथ क्यों हुई थी बच्चों, आर किस में कन्वर्ट हो गया, एस में, और इसी फिनोमिना को हम लोग बोलते थे ट्रांसफॉर्मेशन, इसी फिनोमिना को ट्रांसफॉर्मेशन कहते थे। देखो बच्चों क्या लिखा है, जब उन्होंने इंजेक्ट किया हीट किल्ड एस और लाइव आर बैक्टीरिया, तो माइस की डेथ हो गई। मोर ओवर ही रिकवर्ड लिविंग एस बैक्टीरिया फ्रॉम द डेड माइस, यानी उन्होंने जो मरा हुआ था उससे क्या है, उसको निकाल लिया, ठीक है। यहाँ पे आप देखो चौथे केस में आप देखिए, ये जो मरा हुआ था ना, इसके शरीर से इन्होंने क्या किया, लिविंग एस पाया, लिविंग एस लिया, जबकि एस को तो इन्होंने हीट किल कर दिया था, फिर लिविंग कहाँ आ गया, तो ये समझ गए थे, लिविंग तो इन्होंने आर लिया था ना, तो आर ही एस में बदल गया, आर इज ट्रांसफॉर्म इनटू एस फॉर्म, और इसीलिए इन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वर्ड यूज किया था। और ट्रांसफॉर्मेशन में ये प्रूफ हो गया था कि ट्रांसफॉर्मेशन इज ड्यू टू द जेनेटिक मटेरियल। आइए बच्चों वापस देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखो कि जो बैक्टीरिया, जो माइस मर गया था उससे बैक्टीरिया ले लिया गया और उन्होंने क्या कंक्लूड किया कि आर स्टेन किसी प्रकार ट्रांसफॉर्म्ड हो गया था बाय द हीट किल्ड एस स्टेन बैक्टीरिया, हीट की, ठीक है, एस स्टेन बैक्टीरिया, क्लियर। और यहाँ पे नियम लगा था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द हीट किल्ड एस स्टेन, यानी कि इसमें
आर किसी प्रकार एस स्टेन में चेंज हो गया था, यानी आर के चारों तरफ स्मूथ पॉलीसेकेराइड कोट बन गई थी एंड बिकम्स वायरुलेंट. दिस मस्ट बी ड्यू टू द transfer of genetic material. However, the biochemical nature of genetic material, ठीक है ना, biochemical nature of genetic material was not defined from the experiments, ठीक है ना. तो ये बात हो गई क्लियर. तो ये डिफाइंड नहीं हो पाया था, मैंने आपको पहले ही बोला था, क्योंकि बायोकेमिकल का मतलब ये प्रोटीन है कि क्या है, प्रोटीन है या आरएनए होता है कि डीएनए होता है, ये प्रूफ नहीं कर पाए थे. तो इसीलिए इसको आगे प्रूफ किया था दूसरे साइंटिस्ट ने, एवरी मैकलियोड मैककार्टी, ठीक है ना, एवरी मैकलियोड मैककार्टी. आगे हम लोग देखते हैं. देखिए बच्चों, एवरी मैकलियोड मैककार्टी एक्सपेरिमेंट, ठीक है बच्चों. इसमें क्या इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट जो ग्रिफिथ ने किया था उसी को आगे बढ़ाया, ठीक है, क्लियर. अब याद करिए, थर्ड वाला केस जो ट्रांसफॉर्मेशन का था उसमें हमने क्या देखा था, एस स्ट्रेन ले लिया, कैसा लिया था, प्लस हीट किल्ड. अब देखा बच्चों, अब क्या किया था हमने, इसको इंजेक्ट किया माइस में इंजेक्ट कर दिया. तो बच्चों क्या हुआ था बताओ, बताइए आप जल्दी से. हाँ, माइस लाइव था, इसको निमोनिया नहीं हुआ था क्योंकि हीट किल कर दिया गया था. हीट किल करने से बच्चों इसके ये जो एक्टिविटी थी वो ख़त्म हो गई थी, यानी ये किल हो गया था. और आपको पता है हीट किल कर दिया गया था, तो इसमें हीट किल वाले से डीएनए लिया गया और आरएनए निकाल लिया गया. अब उसके बाद फिर हम लोग ने प्रोटीन, इसमें तीन चीज़ों का डाउट था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल, की आरएनए जेनेटिक मटेरियल, की प्रोटीन, ठीक है. तो एक टेस्ट ट्यूब ली गई बच्चों, और हम लोग ने क्या किया, दूसरी टेस्ट ट्यूब ले ली और एक और डीएनए. ये सब कहाँ से निकाला है हम लोगों ने, जो मरा हुआ जो चूहा था उसके एस स्टेन जो था हीट किल्ड, उससे निकाला और उसको 3 टेस्ट ट्यूब में हम लोग ने डाल दिया. और 3 टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद क्या किया बच्चों, हम लोग ने डीएनए, आपको पता है इसमें आर स्टेन भी ले लिया साथ में टेस्ट ट्यूब में, आर लाइव, और इसमें देखो डीएनए को डाल दिया, आर लाइव. अब देखिए, हमको ये डाउट था कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल है कि डीएनए की प्रोटीन, तो हम लोग ने तीनों को अलग अलग करके अलग अलग टेस्ट ट्यूब में आर लाइव के साथ डाल दिया. अब आर लाइव को देखो इसमें भी डाल दिया, यहाँ पे भी देखिए प्रोटीन को निकाला हीट किल से और उसके बाद आर लाइव के साथ डाल दिया, आर लाइव. अब हम लोग ने बच्चों क्या देखा, हम लोग ने देखा कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं, आर विल कन्वर्ट इनटू एस, आर कन्वर्ट हो गया एस में, ठीक है, आर फॉर्म एस में कन्वर्ट हुआ कि नहीं. तो बच्चों डीएनए अगर जेनेटिक मटेरियल है तो आर फॉर्म एस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ठीक है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ. जबकि आगे देखते हैं सेकंड केस में, आरएनए जब हम लोग ने लिया था एस से हीट किल से और आर लाइव के साथ रखा, तो उसमें आर जो था वो एस में कन्वर्ट नहीं हुआ, यानी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ. अच्छा, थर्ड केस में जब प्रोटीन लिया बच्चों, तो प्रोटीन को जब हम लोग ने लिया आर लाइव के साथ, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम लोग ने आर जो था उसको वो भी ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ. क्यों? क्योंकि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है, आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल नहीं है. ट्रांसफॉर्मेशन किसकी वजह से हुआ था बच्चों, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था केवल और केवल डीएनए की वजह से, और डीएनए की वजह से ही हुआ था. इसका मतलब डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल हो सकता है. अब आगे चलते हैं, चौथे एक्सपेरिमेंट को याद करो बच्चों, ट्रांसफॉर्मेशन वाला, एस स्ट्रेन प्लस हीट किल्ड प्लस आर लाइव. अब जब बच्चों इसको इंजेक्ट किया गया माइस में, तो क्या हुआ, माइस में इंजेक्ट करने के बाद अब देखो डाइट, इसकी डेथ हो गई. अब डेथ होने के बाद देखो एस स्ट्रेन लाइव
इसमें पाया गया। डेथ के बाद भी इसमें एस स्टिल लाइव आ गया, जबकि आप देख रहे हो कि पहले तो क्या था, पहले तो हीट किल लिया गया था, तो ये कहाँ से आ गया। इसमें 3 तरह का जेनेटिक मटेरियल होने का चांस था, प्रोटीन, डीएनए और आरएनए। इसमें 3 तरह का डाउट था कि प्रोटीन, डीएनए और आरएनए में से कौन सा है। ठीक है बच्चों, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 3 अलग अलग पार्ट में इसको सेपरेट कर लिया, 3 अलग अलग पार्ट में सेपरेट कर लिया। ये एक पहले देखते हैं हम लोग। डेड वाले से एस स्टेन लिया गया, जो लिविंग उसमें पाया गया, उसमें प्रोटीन, डीएनए और आरएनए का डाउटफुल था। तो चलिए एक केस को देखते हैं। पहले टेस्ट ट्यूब में जो एस स्ट्रेन लिया गया, इसमें ले लिया गया एस स्ट्रेन। ठीक है, उसमें अब क्या किया गया, हम लोग ने एक एंजाइम का उपयोग करेंगे। ये यहाँ पे ले लिया गया एस स्ट्रेन, और इसमें क्या करेंगे, इस टेस्ट ट्यूब में ये एस स्ट्रेन वाला ले लिया, और इसमें और क्या है, आर लाइव भी ले लिया, आर लाइव भी ले लिया। ये एस है और ये आर लाइव। और बच्चों इसमें एक एंजाइम भी ले लिया, प्रोटीएज, कहीं कहीं प्रोटीनेज भी लिखा है, तो प्रोटीएज ले लिया। अब देखो बच्चों, प्रोटीएज क्या प्रोटीन को पचा लेगा, प्रोटीएज प्रोटीन को पचा लेगा। ठीक है, तो इससे कंफर्म हो जाएगा। अगर प्रोटीएज डीएनए और आरएनए था, पहले हमने एक एक करके कंफर्म करना चाहा, तो पहले प्रोटीएज लिया। अब देखो एस का प्रोटीएज जो था वो प्रोटीन पच गया, प्रोटीएज की हेल्प से प्रोटीन पच गया। अब क्या बचा बच्चों, डीएनए और आरएनए, डीएनए और आरएनए। और अब इन्होंने चेक किया कि उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो देखा कि आर जो लाइव है, आर लाइव जो था वो चेंज हो गया और एस में कन्वर्ट हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। तो प्रोटीन की वजह से तो ट्रांसफॉर्मेशन हो नहीं रहा है, इसका मतलब इसका अंदर डीएनए या आरएनए में से कोई एक है, डीएनए या आरएनए में से एक है, और प्रोटीन कैंसिल हो गया, यानी प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है, यानी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो डीएनए या आरएनए में से कोई एक कर रहा है। आगे चलते हैं बच्चों, अब डीएनए और आरएनए में से कंफर्म करते हैं कौन है। आरएनए को हमको रिजेक्ट करना है, और आरएनए को रिजेक्ट करने के लिए आरएनएज एंजाइम लिया गया, फिर टेस्ट ट्यूब में लिया गया, सेम उसी प्रकार एस स्ट्रेन ले लिया गया, उसके चारों तरफ कैप्सूल होता है एस स्ट्रेन, और उसमें आर लाइव ले लिया गया, आर लाइव। और बच्चों इसके अंदर आरएनएज एंजाइम डाल दिया गया। अब बताओ आरएनएज किसको बचा लेगा, प्रोटीन तो ऑलरेडी रिजेक्ट हो गया है, आरएनएज किसको बचा लेगा, आरएनए को। अगर आरएनए पच जाएगा, ठीक है, तो अब डीएनए पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी चली गई, यानी आरएनए पच गया। अब इसमें मान लो क्या बचा, प्रोटीन बचा है, और क्या डीएनए बचा है। तो प्रोटीन तो पहले ही हम रिजेक्ट कर चुके हैं, अब बचा क्या, डीएनए, और यहाँ पर भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, तो पता चल गया कि प्रोटीन नहीं होता, आरएनए भी नहीं होता, बिकॉज अभी भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और इसके लिए एक ही मॉलिक्यूल है जो ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है, कौन, डीएनए, लेकिन उसको भी कंफर्म तो करना पड़ेगा। तो एक और टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, एक और टेस्ट ट्यूब लिया गया, उसके अंदर फिर से वही एस थर्ड डाल दिया गया, और आर लाइव डाल दिया गया, आर लाइव एस आर, और फिर उसके बाद क्या किया, इसमें डीएनए एज नाम का एंजाइम डाल दिया गया, डीएनए एज। यहाँ तो डीएनए आरएनए पहले ही रिजेक्ट हो गया था, प्रोटीन भी पहले रिजेक्ट हो गया, तो यहाँ पर क्या था, प्रोटीन और आरएनए रहे होंगे। जब प्रोटीन और आरएनए रहे होंगे तो प्रोटीन पहले ही हम कैंसिल कर चुके हैं, ठीक है, आरएनए भी कैंसिल कर चुके हैं। डीएनए एज जो था उसने डीएनए को पचा दिया, और डीएनए एज को जब पचा दिया तो ट्रांसफॉर्मेशन रुक जाना चाहिए था, और ऐसा ही हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। इससे पता चल रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन इज ड्यू टू द डीएनए, और डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, और ये बायोकेमिकल नेचर प्रूफ हो गया, बायोकेमिकल नेचर प्रूफ हो गया। ठीक है बच्चों, ये बात क्लियर हो गई, यानी कि क्या प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है, आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल नहीं है बच्चों। क्या निकला, यहाँ पे देखो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था अभी भी, लेकिन थर्ड केस में देखो क्या होता है, थर्ड केस में डीएनए जैसे ही पचा, ट्रांसफॉर्मेशन इफेक्ट हो गया, तो ट्रांसफॉर्मेशन जेनेटिक मटेरियल की वजह से हो रहा था, और जेनेटिक मटेरियल क्या पाया गया, डीएनए, और डीएनए प्रूफ हो गया कि जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन तब भी सारे साइंटिस्ट कन्विंस नहीं थे, सारे साइंटिस्ट कन्विंस नहीं थे, इसलिए आगे और एक्सपेरिमेंट करने पड़े, जिससे क्या हुआ, सारे साइंटिस्ट कन्विंस हो पाए। आइए देखते हैं हम लोग आगे की तरफ क्या है।
देखिए बच्चों, इसको पहले हम लोग एक फिगर से समझ लेते हैं जो एनसीईआरटी में नहीं है। देखो, हाइपोथेसिस थी ये, जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल आइदर प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, यानी कि या तो प्रोटीन लोगों को लगता था इनके एक्सपेरिमेंट से पहले, और या तो फिर डीएनए या आरएनए। देखिए, हीट किल्ड एस सेल लिया। हीट किल्ड कहाँ से लिया था बच्चों? फ्रॉम डेड माइस। डेड माइस से इन्होंने क्या किया, चौथा वाला केस जो था ट्रांसफॉर्मेशन का, उससे हीट किल्ड एस सेल लिया था। उससे लिपिड और शुगर को आइसोलेट कर दिया, लिपिड और शुगर को आइसोलेट कर दिया, क्योंकि ये तो जेनेटिक मटेरियल होती नहीं। तो क्या लिखा, रिमूव लिपिड एंड शुगर फ्रॉम ए सोल्यूशन, हीट किल्ड एस सेल। अब इसमें बचा क्या होगा बच्चों? यानी ये सब तो निकाल दिया, बचा क्या? प्रोटीन, आरएनए और डीएनए। और इन्हीं में डाउट था कि कौन है जेनेटिक मटेरियल। तो अब क्या किया गया, अब ये जो हीट किल्ड वाला एस था, ठीक है, इसको 3 हिस्सों में बांट लिया गया, 1 2 3, जैसा अभी बताया मैंने आपको, 3 हिस्से में बांट लिया गया। अब एक में मिला दिया गया प्रोटीनेज, याद करो, दूसरे में मिलाया गया, ठीक है बच्चों, क्या मिलाएंगे? प्रोटीनेज मिलाएंगे तो क्या बचेगा बताइए? तो प्रोटीन पच गई। और फिर जब हमने इसी में आर ऐड किया तो आर में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, तो बच्चों एस अपीयर हो गया, ठीक है, पहले एस नहीं था, अब एस आ गया, इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। मतलब प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, एस अपीयर हो गया, इसी से साफ क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं सेकंड वाले केस में। सेकंड वाले केस में बच्चों क्या देख रहे हैं, इसमें ऐड किया हमने आरएनएज को ऐड करने से क्या डाइजेस्ट होगा बच्चों? आरएनएज को डाइजेस्ट करने से आरएनए डाइजेस्ट हो जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा, हमने इसमें ऐड किया आर सेल। अब आर सेल के बाद ऐड करते ही आर विल कन्वर्ट इनटू एस, तो एस नज़र आने लगी। इसका मतलब कुछ आर सेल एस सेल में ट्रांसफॉर्म हो रही थी, यानी यहाँ पर भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। मतलब प्रोटीन भी ट्रांसफॉर्मेशन में मदद नहीं कर रहा, आरएनए भी ट्रांसफॉर्मेशन में मदद नहीं कर रहा। थर्ड केस में देखिए, जैसे हमने डीएनए एज ऐड किया, डीएनए एज ऐड करने पे डीएनए पच गया। जब डीएनए पच गया, फिर हमने उसी तरह ऐड किया आर सेल, लेकिन अब की बार हमें ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए नहीं दिखा, यानी नो एस सेल अपीयर्स, यानी एस सेल अपीयर नहीं हुई। पहले वाले में देखो हो रहा था, दूसरे में हो रहा था, तीसरे वाले में देखिए नहीं हो रहा है। इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन पहले और दूसरे में कौन कर रहा था? डीएनए। जबकि थर्ड केस में डीएनए के ना होने से ट्रांसफॉर्मेशन रुक गया। इसी वजह से ये कंफर्म हो गया कि डीएनए ही एक आनुवंशिक पदार्थ है, यानी डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल, ये नीचे लिखा हुआ है बच्चों, ठीक है। आइए एक बार शुरू से देखते हैं। प्रोटीन, आरएनए और डीएनए में से कंफ्यूजन था। अब हमने बारी बारी एंजाइम से प्रोटीन को नष्ट कर दिया, आरएनए को नष्ट कर दिया और डीएनए को नष्ट कर दिया, जिसके नष्ट करने पर फिर देखो आर सेल ट्रांसफॉर्म हो जाता था एस सेल में, जिसकी प्रेजेंस में हो रहा था, ठीक है, वही जेनेटिक मटेरियल था, यानी डीएनए की वजह से हो रहा था। देखो, पहले केस में अपीयर हुआ था, दूसरे केस में भी अपीयर हुआ था, ठीक है, यानी प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है, आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा बच्चों। तो जेनेटिक मटेरियल कौन होगा? जेनेटिक मटेरियल होगा डीएनए, क्योंकि डीएनए को हटाते ही क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन का जो घटना था वो रुक गया। इसीलिए ये प्रूफ हो गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है बच्चों, क्लियर। आइए एनसीईआरटी में देखते हैं क्या लिखा है। बायोकेमिकल नेचर जो है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का, तो क्या लिखा है, एवरी मैकलियोड मैककार्टी, मैं शॉर्ट में पढ़ रहा हूँ, उन्होंने 1933 से 44 तक, उनके पहले जेनेटिक मटेरियल को लगता था लोगों को कि प्रोटीन है। इनकी खोज के पहले लोगों को डाउट था कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। इन्होंने बायोकेमिकल नेचर को प्रूफ करने की कोशिश करी गई। कौन प्रूफ नहीं कर पाया था बच्चों बायोकेमिकल नेचर को? बायोकेमिकल नेचर को ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में प्रूफ नहीं कर पाए थे ग्रिफिथ, इसीलिए यहाँ पर इसी को प्रूफ करने की कोशिश करी गई। बच्चों आपको याद होगा, इन्होंने क्या किया, बायोकेमिकल निकाल लिया। कौन सा बायोकेमिकल? प्रोटीन, डीएनए एंड आरएनए। उसके बाद क्या किया, हीट किल कर दिया एस को, और उसके बाद फिर चेक किया कि आर उसमें एस में बदला कि नहीं बदला। अभी कुछ देर पहले बताया था ना बच्चों फिगर में कि आर ट्रांसफॉर्म हो रहा है कि नहीं एस में, जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन रुक गया, वही जेनेटिक मटेरियल होगा। तो दे डिस्कवर द डीएनए फ्रॉम द एस बैक्टीरिया कॉज आर बैक्टीरिया टू बिकम ट्रांसफॉर्म, यानी आर एस में चेंज हो जाता है, आर बच्चों एस में चेंज हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं, इससे प्रूफ हो गया था, और ठीक है। दे ऑल्सो डिस्कवर्ड दैट प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, क्या था बच्चों? प्रोटीएज था ना,
और आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम क्या था, आरएनएज, उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन को अफेक्ट नहीं किया था। किसने किया था बच्चों, डीएनए ने अफेक्ट किया था, याद करो। ठीक है, 3 एक्सपेरिमेंट हम लोग ने किए थे, 3 भागों में बांटा था। तो पहले वाले में प्रोटीएज डाला था, प्रोटीन को बचा लिया था, तो क्या हुआ था, आरएस में कन्वर्ट हुआ था। दूसरे केस में हमने आरएनए को बचा लिया था, तब भी आरएस में कन्वर्ट हुआ था। लेकिन थर्ड वाले केस में ये बात इसीलिए लिखी हुई है बच्चों, ये जो ऊपर बात लिखी हुई कि प्रोटीन और आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं है। ठीक है बच्चों, लेकिन थर्ड वाले केस में क्या हुआ था, थर्ड वाले केस में क्या हुआ था बच्चों, थर्ड वाले केस में हमने डीएनए को डाइजेस्ट किया था। तो प्रोटीन और आरएनए तो जेनेटिक मटेरियल है नहीं, लेकिन जैसे ही डीएनए एज की हेल्प से हमने किया तो ट्रांसफॉर्मेशन इनिबिट हो गया। और ट्रांसफॉर्मेशन इनिबिट होने का मतलब है आर विल नॉट ट्रांसफॉर्म इनटू एस, आर एस में ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ, इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन रुक गया। इससे क्या पता चलता है कि डीएनए कॉज द ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, और डीएनए कॉज ट्रांस, और इन्होंने ये भी पता लगा लिया कि डीएनए हेरिडिटिकली मटेरियल है। लेकिन बाकी सारे साइंटिस्ट इस बात से संतुष्ट नहीं थे, कन्विंस नहीं थे। ठीक है बच्चों, ये बात क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिए, पहले मैं आपको बता दूं हर्शे एंड चेस का एक्सपेरिमेंट। हर्शे एंड चेस के एक्सपेरिमेंट में, जो कि 1952 में किया गया था, इन्होंने कंफर्म कर दिया। ठीक है, और इनके एक्सपेरिमेंट को ट्रांसडक्शन कहते हैं। क्या होता है बच्चों ट्रांसडक्शन, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया वाया बैक्टीरियोफेज। किसी भी बैक्टीरियोफेज द्वारा अगर आनुवंशिक पदार्थ एक बैक्टीरिया से दूसरी बैक्टीरिया में चला जाए तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसडक्शन। ठीक है बच्चों, तो ट्रांसडक्शन समझ में आ गया। देखिए, 2 तरह के एक्सपेरिमेंट करेंगे यहाँ पर, एक करेंगे प्रोटीन को रिजेक्ट करने के लिए और एक डीएनए को एक्सेप्ट करने के लिए। बच्चों यहाँ पे प्रोटीन कोट रेडियो लेवल हम लोगों ने वो ले लिया पदार्थ। प्रोटीन कोट यानी प्रोटीन तो वायरस के बाहर पाया जाता है। ठीक है, वायरस के बाहर पाया जाता है। और बैक्टीरियोफेज क्या होता है बच्चा, जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है उसको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज, और इसका जेनेटिक मटेरियल डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। ठीक है बच्चों, और ये बाहर कैप्सिड होता है। कैप्सिड में इन्होंने रेडियो एक्टिविटी ले ली, जिसको पिंक कलर से दर्शाया जा रहा है बच्चों, देखो हाईलाइट किया गया ना पिंक कलर से। प्रोटीन रेडियो एक्टिव ले ली और ये पिंक कलर से दिखाया गया है, इसको कैप्सिड बोलते हैं। और कैप्सिड प्रोटीन का बना होता है, या कैप्सूल भी बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये पिंक कलर से शो कर दिया गया है, प्रोटीन कोटेड रेडियो लेबल। और प्रोटीन में बच्चों क्या होता है, सल्फर होता है, सल्फर 35। प्रोटीन में सल्फर होता है, तो हमने सल्फर 35 के रूप में रेडियो एक्टिविटी ली थी। ठीक है बच्चों, देखिए हम लोग ने फेस को ग्रो करा दिया सल्फर में, जो कि S35 था, यानी फेस ग्रोन विद रेडियो एक्टिव सल्फर S35। ठीक है बच्चों, अब क्या हुआ, अब बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कराया गया। जब बैक्टीरिया इन्फेक्ट हुआ तो आपको पता होना चाहिए कि जब बैक्टीरिया इन्फेक्ट होगा तो केवल प्रोटीन की कोट बाहर रह जाती है, उसका आनुवंशिक पदार्थ यानी न्यूक्लिक एसिड अंदर आ जाता है। यानी क्या चीज़ अंदर आएगी, जिसमें रेडियो एक्टिविटी नहीं ली थी। रेडियो एक्टिविटी कहाँ नहीं ली थी, हमने जेनेटिक मटेरियल में रेडियो एक्टिविटी नहीं ली थी, केवल बाहर ली थी। और बाहर वाला मटेरियल जिसको कैप्सूल या कैप्सिड बोल रहे हैं वो कभी अंदर नहीं आता है। लेकिन अंदर तो रेडियो एक्टिविटी नहीं ली थी बच्चों, और अंदर क्या आता है, न्यूक्लिक एसिड। देख लीजिए, तो यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी नहीं ली थी, यानी अंदर रेडियो एक्टिविटी नहीं पाई जाएगी, जबकि बाहर की तरफ रेडियो एक्टिविटी पाई जाएगी। ठीक है बच्चों, ये देखिए बाहर की तरफ पाई जा रही है, पिंक कलर से दर्शाया गया है, लेकिन अंदर कहीं पिंक कलर नहीं है, वहाँ रेडियो एक्टिविटी नहीं पाई जाएगी। अब हम सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन करते ही बच्चों रेडियो एक्टिविटी हमें कहाँ मिलेगी, सुपरनेटेंट में। सुपरनेटेंट क्या होता है बच्चों, जो ऊपर वाला पदार्थ है, जो सेल के चारों तरफ जो पदार्थ है जो ऊपर की तरफ रह गया है, बाहर रह गया, उसको सुपरनेटेंट बोल रहे हैं। तो ये क्या होता है, ये पिंक कलर वाला जो है वो ज़्यादा पाया गया, बाहर की तरफ पाया गया, उसी को सुपरनेटेंट कह रहे हैं। और ये नीचे वाला बच्चों क्या कहलाता है, नीचे वाला कहलाता है पैलेट। इसमें रेडियो एक्टिविटी नहीं पाई गई, और ये सेल के अंदर के हिस्से को दर्शाया रहा है। अंदर रेडियो एक्टिविटी नहीं है, जबकि बाहर रेडियो एक्टिविटी है, मतलब सुपरनेटेंट में पाई गई और इसमें नहीं पाई गई अंदर की तरफ। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। तो जहाँ रेडियो एक्टिविटी ली थी वहीं दिखेगी, और जो पदार्थ अंदर पहुंचता है बच्चों वही आनुवंशिक पदार्थ होता है। क्या प्रोटीन अंदर पहुंचा? नहीं। इससे कंक्लूजन निकला कि प्रोटीन आनुवंशिक पदार्थ नहीं है, प्रोटीन इज नॉट जेनेटिक मटेरियल। आइए बच्चों सेकंड एक्सपेरिमेंट में देखते हैं कि टीएनए अंदर पहुंच रहा है कि नहीं और रेडियो एक्टिविटी दिख रही कि नहीं। अब की बार हमने रेडियो एक्टिविटी को स्काई ब्लू कलर से शो किया गया है, और ये डीएनए में लिया है। डीएनए में जिस प्रकार हमने उसको सल्फर में ग्रुप कराया था, इसको फास्फोरस में, क्योंकि इसमें फास्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं, ये रेडियो एक्टिविटी हमने ले ली, और रेडियो एक्टिविटी लेने के बाद उसको हम लोग ने फास्फोरस में 32 के फॉर्म में लिया रेडियो एक्टिविटी। जिस प्रकार यहाँ पे ग्रो कराया था
उसी प्रकार इधर भी। अब इन्फेक्शन कराया गया बच्चों, इन्फेक्शन कराने पे न्यूक्लिक एसिड अंदर आ जाता है, तो अंदर रेडियो एक्टिविटी एंटर कर जाएगी। देखिए स्काई ब्लू कलर से दिखाया गया है सेल के अंदर, लेकिन सेल के बाहर की तरफ कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं पाई जाएगी। अब जब सेंट्रीफ्यूगेशन कराएंगे बच्चों तो रेडियो एक्टिव पैलेट्स के रूप में नीचे मिलेगा, नीचे पैलेट्स मिलेंगे, मैंने आपको बोला था। लेकिन अब की बार देखो सुपर नेटेंट में कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं पाई जा रही है, यहाँ रेडियो एक्टिविटी नहीं पाई जा रही है, केवल पैलेट में पाई जा रही है। इससे प्रूफ होता है कि डीएनए अंदर आया है और डीएनए ही अंदर आके कई सारे वायरस पार्टिकल बनाएगा और डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं एनसीईआरटी क्या लिखती है। द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। ठीक है बच्चों, जेनेटिक मटेरियल डीएनए, और ये सबसे एक्सेप्टेड था, हार्से चेस नहीं था। अनइक्विवोकल का मतलब बच्चों बेजोड़, तो ये बेजोड़ वो थी थ्योरी, और इससे प्रूफ हो गया। इसको अल्फ्रेड हार्से और मार्था चेस ने 1952 में वो किया प्रूफ, और इन्होंने वायरस का उपयोग किया था बच्चों। ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया पे पाया जाता है उसको T2 बैक्टीरियोफेज कहा गया। ठीक है, T2 बैक्टीरियोफेज कहा था, ये इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को। ठीक है, इसको बैक्टीरियोफेज कहा गया। बैक्टीरियोफेज जो होते हैं बच्चों ये टैडपोल शेप के होते हैं, नाम था इसका बैक्टीरियोफेज। और बैक्टीरियोफेज की मदद से अगर किसी बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो तो उसको ट्रांसडक्शन कहते हैं। और बच्चों ट्रांसफॉर्मेशन तो आप जानते ही थे क्या होता था, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में चले जाना। बैक्टीरियोफेज अटैच टू द बैक्टीरिया एंड इट्स जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, एंड देन एंटर्स टू बैक्टीरियल सेल। मतलब पहले बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया पे अटैच होता है, फिर उसके बाद अंदर आता है उसका जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि कैप्सिड बाहर ही रह जाता है। बैक्टीरियल सेल ट्रीट्स द वायरल जेनेटिक मटेरियल एज इफ इट्स ओन एंड सबसिक्वेंटली मैन्युफैक्चर मोर वायरस पार्टिकल। मतलब बैक्टीरियोफेज का जो जेनेटिक मटेरियल वो अंदर आ जाता है और अंदर बहुत सारी अपनी कॉपीज बना करके बहुत सारे वायरस बना लेता है, इसीलिए तो ये जेनेटिक मटेरियल हुआ। हर्सेन चेस ने प्रूव कर दिया कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है या आरएनए, बताओ क्या है, प्रोटीन। ठीक है, और इन्होंने वायरस का क्या कौन सा भाग जा रहा है बैक्टीरिया के अंदर, प्रोटीन जा रहा था कि डीएनए, तो डीएनए जा रहा था, और जो भाग जाता है वही वायरस आगे चल के बनाएगा और इसीलिए वो आनुवंशिक पदार्थ होगा। ठीक है बच्चों, ये बात क्लियर हो गई। तो यह इससे एक बात कंफर्म, आगे देखते हैं क्या है एनसीईआरटी में लिखा हुआ। दे ग्रू सम वायरस ऑन द मीडियम दैट कंटेन रेडियो एक्टिव फास्फोरस। मतलब उन्होंने कुछ वायरस को रेडियो एक्टिव फास्फोरस के साथ ग्रो कराया, लेकिन उनमें रेडियो एक्टिविटी फास्फोरस में थी लेकिन सल्फर में नहीं ली गई थी। ठीक है बच्चों, और कुछ वायरस ऐसे थे जिनमें रेडियो एक्टिविटी फास्फोरस में ली गई थी लेकिन उसमें क्या था, प्रोटीन में नहीं ली गई। प्रोटीन में क्यों नहीं ली गई, प्रोटीन में सल्फर होता है, क्योंकि प्रोटीन में फास्फोरस नहीं होता, फास्फोरस डीएनए में होता है, प्रोटीन में नहीं होता है। सिमिलरली द वायरस ग्रोन ऑन द रेडियो एक्टिव सल्फर कंटेन रेडियो एक्टिव प्रोटीन। ठीक है, उसमें क्या किया गया, एक में आपने देखा था ना कि प्रोटीन में रेडियो एक्टिविटी सल्फर के रूप में ली गई थी और उसमें डीएनए में कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं पाई गई थी क्योंकि डीएनए में सल्फर नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो ये बात क्लियर हो गई थी। आइए आगे चलें। रेडियो एक्टिव फेज वर अलाउड टू ई बैक्टीरिया, ई कोली मतलब एस्क्रिचिया कोली बच्चों, इसमें ग्रो कराया गया रेडियो एक्टिव फेज को, बैक्टीरियोफेज को। और उसके बाद देन एज द इन्फेक्शन प्रोसीड द वायरल कोड्स वर रिमूव्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया बाई एजिटेटिंग दैम इन द ब्लेंडर। यानी कि बैक्टीरिया को एजिटेट किया गया ब्लेंडर में जिससे वो अलग हो सके, जिससे ब्लेंडिंग हो सके। द वायरस पार्टिकल वर सेपरेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया बाई स्पिनिंग दैम इन द सेंट्रीफ्यूज। यानी सेंट्रीफ्यूज में, सेंट्रीफ्यूजर एक होता है ना जिसमें सेंट्रीफ्यूगेशन कराते हैं, उसके द्वारा स्पिनिंग करके उसको अलग कर लिया गया उसके पार्टिकल को। ठीक है, बैक्टीरिया जो कि वायरस से अटैच थे, ठीक है, जिनमें रेडियो एक्टिविटी पाई गई थी डीएनए में, ठीक है, और डीएनए में रेडियो एक्टिविटी पाई गई, वो डीएनए ये इंडिकेट कर रहे थे कि डीएनए ही अंदर पहुंचा, डीएनए ही वायरस से अंदर पहुंचा है बैक्टीरिया में। और इससे प्रूफ हो जाता है कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है, क्योंकि वही जो पदार्थ अंदर पहुंचता है वही उसकी जनरेशन को आगे बढ़ाता है और वही आनुवंशिक पदार्थ होगा। तभी तो बैक्टीरिया के अंदर जाने के बाद वायरस अपनी मल्टीपल कॉपीज बना लेता है, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए। बैक्टीरिया दैट वर इन्फेक्टेड विद वायरस दैट हैड रेडियो एक्टिव प्रोटीन, जिसमें रेडियो एक्टिव प्रोटीन में लिया था, उसमें क्या था, उसमें प्रोटीन तो एंटर किया नहीं, तो इससे प्रूफ होता है कि प्रोटीन अंदर एंटर नहीं करता। इसका मतलब प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है,
डीएनए इज देयरफॉर, देखिए डीएनए इज देयरफॉर जेनेटिक मटेरियल इज पास्ड फ्रॉम वायरस टू द बैक्टीरिया, क्योंकि वायरस से बैक्टीरिया में क्या गया था, बताइए क्या गया था। अब यहाँ पे देखिए बैक्टीरियोफेज को कौन सा बैक्टीरियोफेज, T2 बैक्टीरियोफेज, इसमें रेडियो एक्टिविटी ली थी सल्फर 35 के रूप में, क्योंकि प्रोटीन जो कैप्सूल का जो कोट होता है वो प्रोटीन का बना होता है। देखिए रेड कलर से शो किया गया रेडियो एक्टिविटी को, देखिए आप ब्लैक कलर से अंदर डीएनए है, वहाँ रेडियो एक्टिविटी नहीं ली गई। जब हमने इन्फेक्शन कराया तो बच्चों ये देखिए आके चिपक गए और इनका जेनेटिक मटेरियल अंदर आने लगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए क्या हुआ, अब इसमें ये ब्लेंडिंग हो जाएगी और ये ब्लेंडिंग होने के बाद क्या होगा, ये अंदर आकर के ये से अटैच हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन करा लेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन जो है उसके बाद क्या होगा, बैक्टीरिया का जो कवर था प्रोटीन वो दूर चला जाएगा और उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल पूरा सेटअप हो जाएगा। तो रेडियो एक्टिविटी देखो कहाँ देखी गई थी, याद करिए, नीचे देखी गई थी कि ऊपर सुपर नेटेड में देखी गई थी ना इस केस में, लेकिन नीचे पैलेट भाग में रेडियो एक्टिविटी नहीं देखी गई थी, ठीक है। इससे पता चला कि सेल के अंदर रेडियो एक्टिविटी नहीं पाई जा रही है, प्रोटीन अंदर नहीं पहुंच पा रहा है, इसलिए प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा। अब सेकेंड एक्सपेरिमेंट में क्या होगा, यानी प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है, ये रिजेक्ट हो गया। अब सेकेंड वाले एक्सपेरिमेंट में यहाँ ये प्रूफ किया गया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। कैसे प्रूफ होगा, क्योंकि वो अंदर पहुंच जाएगा, वहाँ रेडियो एक्टिविटी कहाँ ले ली, अब की बार रेड कलर का हिस्सा कहाँ ले लिया, डीएनए में फास्फोरस होता है और वहाँ फास्फोरस 32 के रूप में लिया। उसी प्रकार इन्फेक्शन कराया, उसी प्रकार ब्लेंडिंग कराई बच्चों, उसी प्रकार सेंट्रीफ्यूगेशन कराया। अब आप देखोगे टेस्ट ट्यूब में तो पैलेट भाग में रेडियो एक्टिविटी पाई जाएगी, सुपरनेटेंड में नहीं पाई जाएगी। नो रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंड, ठीक है। केवल पैलेट भाग में रेडियो एक्टिविटी पाई जाएगी, क्योंकि डीएनए ही अंदर एंटर करता है और वही सेल के अंदर डिटेक्ट किया गया और डीएनए अंदर एंटर कर गया, तो इससे प्रूफ हो गया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है, ठीक है, कोई और आनुवंशिक पदार्थ नहीं है। यानी प्रोटीन पूरी तरह से रिजेक्ट हो गया और डीएनए पूरी तरह से एक्सेप्ट हो गया कि डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है बच्चों, इतनी बात हम लोगों को समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो आज हम लोग ने देखा कि किस तरह से जेनेटिक मटेरियल है ये प्रूफ हो गया और क्या क्या एक्सपेरिमेंट थे। पहले एक्सपेरिमेंट ट्रांसफॉर्मेशन, फिर एवरी मैक्लियोड मैककार्टी वाला एक्सपेरिमेंट, फिर हम लोग ने बच्चों देखा कि वो हर्षेन चेस का अनइक्विवोकल रिस्पॉन्स। तो बच्चों